और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टीसीएस के नतीजों के साथ, जो कि काफी अच्छे आए हैं। काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं टीसीएस ने। कंपनी की आय 52,758 करोड़ रही, जबकि आपको बता दें डॉलर में आय अगर देखे जाए तो 668 करोड़ रही है। कंपनी ने पहली तिमाही में 9,478 करोड़ का मुनाफा कमाया है। नतीजों पर और बातचीत करते हैं। हमारी संवाददाता हर्षदा सामंत इस वक्त हमारे साथ है और साथ ही एक्सपर्ट शरद अवस्थी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षदा जी, काफी अच्छे रहे नतीजे अनुमान के मुताबिक? बिल्कुल अनुमान से थोड़े से कम है। यहाँ पर मुनाफा देखिए 9,807 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो 9,478 करोड़ पर आया है। तो मुनाफे पर तो डेफिनेटली एक हिट देखने को मिला है। हमारे अनुमान पर खरे नहीं उतरे नतीजे ये मुनाफे के लिहाज से। रेवेन्यू अगर आप देखें, और डॉलर रेवेन्यू क्योंकि हम इन दिग्गज आईटी कंपनियों की देखते हैं, 6,812 करोड़ तक का रेवेन्यू था, जहां पर अब की बारी हमने देखा है 6,812 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू का अनुमान था। 6,780 मिलियन डॉलर के आसपास ये आंकड़ा आया है। कांस्टेंट करेंसी में हालांकि 15.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्जिन थोड़े से दबाव में है, जैसे आप भी मेंशन कर रही थी, क्योंकि पहली तिमाही में क्या होता है, सैलरी इंक्रीज होता है, तो सैलरी कॉस्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे पिछले कुछ तिमाहियों में, वो अभी भी है। और सप्लाई साइड चैलेंजेस, यानी कि उतने कर्मचारी जितने कंपनी को चाहिए वो अभी तक कंपनी के हाथ नहीं है। हालांकि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका आंकड़ा अगर मैं देखूं, एक मैंने सरसरी नजर ही डाली है, वो 8.2 बिलियन डॉलर पर है। अच्छा है, बीएफएसआई सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ है और कंपनी कह रही है नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जहां पर रेट हाइक्स के चलते डर था कि शायद बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिले। पहले तिमाही में नॉर्थ अमेरिका से ऐसे तो साइंस नहीं आए हैं। जी, हमारे साथ एक्सपर्ट शरद अवस्थी भी हैं। हर्षदा जी, मैं उनसे भी जानती हूँ क्या कुछ रहे, रिजल्ट जो आया है उस पर उनकी क्या राय है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी उनसे जरूर पूछेगा कि आखिरकार अनुमान के मुताबिक नतीजे कहाँ थोड़े बहुत कम रह गए। शरद जी, कैसे लगे आपको टीसीएस के नतीजे? ये टॉप लाइन के लेवल पे हम लोग 52,600 के आसपास की रुपी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू, तो उससे तो बेटर ही आए हैं। और ईबिटा के लेवल पे भी बेटर है, बट पैट के लेवल पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। शायद वो वन टाइम कॉस्ट वगैरह जो एम्प्लॉय एडिशंस वगैरह की है या सैलरी इंक्रीज की है उसकी वजह से। तो ऑन बैलेंस मुझे नहीं लगता कि कोई खास डेविएशन है, क्योंकि अर्निंग्स के हिसाब से हम करीब 26 रुपये 83 पैसे की ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके मुकाबले करीब 26 रुपये 70 पैसे ऐसे ईपीएस आई है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, माइनर इधर उधर ही है। तो मुझे नहीं लगता 25-90 हाँ आई है, तो ठीक है नंबर्स मोटा मोटी। मुझे नहीं लगता कि इससे आने वाले 1 साल 1.5 साल की जो फॉरवर्ड नंबर्स हैं उसमें कुछ खास फर्क पड़ेगा। हाँ शरद, इनफैक्ट मैं सवाल आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या व्यू बदलेगा टीसीएस पर, कंसिडरिंग कंपनी कहती है कि नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पर 53% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ पर सबसे बेहतर राइज देखने को मिली है। इस क्वार्टर में नहीं, लेकिन अगले क्वार्टर में देखना होगा कि कंपनी क्या कमेंट्री देती है, डिमांड एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है या नहीं। उसके मद्देनजर स्टॉक पर क्या आपको लग रहा है? आज भी एकदम ठंडा ही था स्टॉक, क्या कुछ आउटलुक बदलेगा? नहीं, मुझे लगता है आज के दिन जो चीज़ डोमिनेट करेगी वो ये सेंटिमेंट रहेगा कि आने वाले 6 महीने साल भर के लिए आपका व्यू क्या है। और जैसा कि अभी पूरा डेवलप्ड नेशंस में व्यू बहुत ही नेगेटिव है, खास करके अमेरिका को लेके, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री शायद कंपनी की तरफ से भी उम्मीद करना गलत होगा। तो वहाँ पे भी कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू निकल के आना नहीं चाहिए। रादर मेरे हिसाब से एशिया पैसिफिक पे जो फोकस है, जैसे इंडियन मार्केट्स में भी उन्होंने अब की बार भी करीब 20-21% ग्रोथ दिखाई है, तो मुझे लगता है वो फोकस एरिया वहीं रहना चाहिए, ग्रोथ वहीं से आएगी। पर साइज चूंकि बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे यूके हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, बड़ा शेयर रखते हैं, तो वहां से तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इनके व्यू में चेंज आएगा, बल्कि कमेंट्री भी थोड़ी सबड्यूड ही रहनी चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस में से बहुत बढ़िया क्यूज निकल के नहीं आ रहे। शुक्रिया हर्षदा डिटेल्स तमाम शेयर करने के लिए, और साथ ही आपका भी शरद अवस्थी जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और विस्तार से बताने के लिए कि किस तरीके के अनुमानित ये रहे टीसीएस के नतीजे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
और अब बात करेंगे एक आज की बेहद दुखद खबर के बारे में। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनका निधन हो गया। आज वो क्योटो के पास नारा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तभी एक शख्स ने उनको गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इसके बाद उनको दिल का दौरा भी पड़ा। उन्हें बचाने की डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें की, जो कि नाकाम रही। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री थे। भारत के साथ उनका खास कनेक्शन था। पहले मनमोहन सिंह और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के समय में भारत के साथ उनकी करीबी खूब ज्यादा रही। शिंजो आबे को भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। शिंजो आबे के निधन पर कल 9 जुलाई को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अपने दोस्त शिंजो आबे के दुखद निधन पर अपना आघात और शोक में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो एक महान व्यक्तित्व, ग्लोबल स्टेटसमैन, बड़े लीडर और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो वहीं शिंजो आबे का एक परिचय जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब शिंजो आबे जो थे वो कौन थे, कैसी शख्सियत थे, और ये जानने के लिए नीरज वाजपेयी जी से हम बातचीत करेंगे, जो कि बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। नीरज जी, शिंजो आबे भारत के लिए क्या और साथ ही जापान के लिए किस तरीके का उनका जीवन रहा, और साथ ही ये भी कि कितना बड़ा शौक है ये उनका इस तरीके से जाना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शिंजो आबे एक ऐसे लीडर थे जिनको ग्लोबल रिकग्निशन बहुत थी। वो जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको रिकग्निशन थी। कुछ समय पहले, पिछले साल, उन्होंने बीमारी की वजह से प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड पे जाएं तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो बहुत लंबे समय तक जिन्होंने जापान में सत्ता संभाली। उनके दादा प्रधानमंत्री थे, उनके फादर पॉलिटिक्स में थे, वो खुद बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे, उनके फादर फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और शिंजो आबे को जापान के लोग ये मानते हैं कि वहाँ उन्होंने जापान में जो बहुत सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, जिसको कंट्रीब्यूशन के तौर पर लोग मानते हैं कि उन्होंने एक नए जापान को डेवलप करने में कोशिश की। इकोनॉमिक पहलू में अगर हम लोग देखें तो जापान की जो बहुत एक सिचुएशन एक समय ऐसी आई कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्थिक मुश्किल आई, उस दौर से उन्होंने उसको निकाल के जापान को स्टेबल किया था। ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जापान में माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि एक समय जापान डिफ्लेशन के दौर से गुजरने लगा, तो उसको वहाँ से उन्होंने संभाला। फिर एक क्वाड नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसको रिवाइव किया उन्होंने। एक बार बना, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। दोबारा से जब उसको रिवाइव करने की बात आई तो शिंजो आबे ने उसको लीड किया और बना। दूसरा, वो अपने जो दो उनके बड़े इंस्टांस पड़ोसी थे, चीन और नॉर्थ कोरिया, वो उसका विरोध करते थे। और चीन का वो ग्लोबल फ्रंट पे विरोध करते थे, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी पॉलिसी और जो साउथ चाइना सी में लगातार चीन अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करता है, वो उसके विरोधी थे। और उसको खुल के वो कहते थे, किसी दबाव में लुक छिप के नहीं कहते थे। तो उनको ये ट्रूली माना जाता था कि वो एक ऐसे जापान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने न सिर्फ जापान को उन ऊंचाइयों पर रखा, साथ ही साथ उन्होंने उस क्षेत्र की पॉलिटिक्स में बहुत अहम योगदान किया। और ख़ास तौर पे क्वाड को रिवाइव करने में उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। जी, अब जब वो नहीं हैं तो शिंजो आबे भारत के भी दोस्त रहे। पीएम मोदी के साथ भी काफ़ी करीबी उनकी दोस्ती रही, जो हमने देखा। भारत के डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी योगदान रहता है। इसको कैसे देखा जाए नीरज जी? देखिए, मोदी जी के तो वो दोस्त हैं, अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, लेकिन उससे पहले से जापान ट्रेडिशनली भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त कह सकते हैं, जो हर मौके पे, हर परिस्थिति में साथ देने वाला दोस्त था। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, फिर मैं आपको पीछे बताऊंगा, तो उन्होंने जब डोकलाम और तमाम वो घटनाएं हुई जिसमें चीन ने हमारी ज़मीन की तरफ आने की कोशिश की, तो ये पहला देश था जो खुल के चीन का इस बात के लिए विरोध कर रहा था और भारत के पक्ष में समर्थन कर रहा था कि जो इन्होंने डोकलाम में किया है, या जो और उस पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में कर रहा है, वो उसका गलत है, और उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर दिया। भारत के आर्थिक विकास में जापान का, अब चूंकि वो जापान के पीएम थे तो उनका हम कहेंगे, शिंजो आबे का महत्वपूर्ण योगदान था। जो आप मेट्रो की पूरी एक श्रृंखला देखती हैं पूरे देश में, दिल्ली में आप बहुत समय पहले आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे जो मेट्रो बनी, फिर अलग अलग इलाकों में बनी, उसमें जापान का योगदान था। क्योंकि फंडिंग जापान जो हम लोगों को करता था, इंडिया कंट्रीज़ को,
वो या तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे या बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे और बहुत लॉन्ग टर्म का लोन देता था। तो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट उसकी वजह से बने, और जीका नाम आपने सुना होगा, JICA, जीका के जरिए ये पैसे दिए जाते थे। तो जापान ने हर फ्रंट पे भारत का साथ दिया, आपके मेट्रो में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डोकलाम के मामले में, और तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो आपके साथ खड़े होते थे। और फिर जब ये क्वाड वाली स्थिति आई तो भारत भी उसका एक हिस्सा है, और उसमें जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। इन चारों देशों का ये जो संगठन बना था, इसमें जापान लीड करता था और भारत में उसको साथ रहता था। अब चूंकि मोदी जी का आपने जिक्र किया, तो बनारस या वाराणसी उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है, उसको एक फ्रेज चलता है कि काशी को क्योटो बनाएंगे। उस क्योटो को बनाने में शिंजो आबे या जापान का कंट्रीब्यूशन था, काफ़ी हद तक वहाँ काम भी हुआ है। तो वो भी लेटेस्ट कह सकते हैं आपकी मोदी जी के इस टेन्योर में ये काम किया गया। तो मुझे लगता है कि ट्रूली फ्रेंड इसको कहा जाए तो वही फ्रेंड है, और जो डिफेंस के मामले में भी, स्ट्रेटजिक मामले में भी और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमेशा साथ रहे। और ये एक्चुअली कहा जाए तो हम लोग उनके एहसानमंद हैं जी। और यही वजह भी है कि आज पूरा देश शिंजो आबे को याद कर रहा है और अपनी संवेदना उनके लिए प्रकट कर रहा है। और अब खबर मार्केट की। आज बाजार ने तेजी की हैट्रिक पूरी की। बाजार 10 जून के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। आज निफ्टी 28 अंक चढ़कर 16,221 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 303 पॉइंट चढ़कर 54,482 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 204 पॉइंट चढ़कर 35,124 के स्तर पर यह बंद हुआ। आज के कारोबार की अगर बात करें तो इसमें एनर्जी, PSE, बैंकिंग शेयरों में तेजी रही, तो वहीं फार्मा, ऑटो शेयरों में भी हल्की तेजी देखने को मिली। हालांकि मेटल, रियल्टी शेयरों में आज मुनाफा वसूली रही। बाजार का बॉटम बनता दिख रहा है, ऐसा मानना है दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी का। आवाज की खास सीरीज मार्केट मेंटोर में उन्होंने ये बातें कही। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 2 साल के नजरिए से निवेश करना शुरू किया जा सकता है। बसंत जी, फिर ये अगर मान लीजिए मैं ये मान लूं कि ये सारा कुछ हो गया है, तो क्या इसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब आप इस वक्त पे बाइंग एकदम शुरू कर दें? नहीं, अगर आपका 2 साल का व्यू है, 1 साल का व्यू है तो शुरू कर दीजिए। हाँ। अगर आपका 3 महीने का व्यू है तो किसी को नहीं पता। हाँ। फिर तो ये सिक्का उछालने वाली बात हो गई। बिकॉज 3 महीने में एक बार और नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, किसको क्या पता चलेगा। बट हाँ, अगर आप कनपट्टी पे बंदूक रख के मुझे बोलेंगे कि बताओ भाई क्या करना है, तो मैं बोलूंगा भाई 3 महीने के व्यू से भी आप बाइंग कर लीजिए। मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हो गया। तो आपने कहा अर्निंग जो है की होती है, तो आप कैसे चुनते हैं शेयर? मतलब अगर मान लिया आपको कोई शेयर खरीदना है जी, तो सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? नहीं, पहले काफ़ी चीज़ें होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने 1.5 साल पहले मेटल में लिया था, पैसे भी बने, टॉप में तो बिका नहीं, नीचे गिरा तो फिर बेचे। वो कभी प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल है उसमें 3 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बोलना। फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल एंड गैस अगर HPBP ले लेंगे, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर मोटिव से, शेयर होल्डर को चाहिए प्रॉफिट। तो पहले क्या प्रेडिक्टेबल है, कौन सा सेक्टर, वो देखें। जैसे कंज्यूमर बहुत सिंपल प्रेडिक्टेबल है, आज से 20 साल बाद भी आदमी लक्स का साबुन और लाइफ बॉय यूज करता रहेगा। फार्मा जो जेनेरिक फार्मा है वो फिर भी प्रेडिक्टेबल है। IT सर्विसेज प्रेडिक्टेबल है, अमेरिका में जितना इनोवेशन होगा, ग्रोथ होगा, IT में यहाँ पे आएगा। तो पहले अगर आप प्रेडिक्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको वो कंपनी ढूंढनी है जो 3 साल बाद अर्निंग्स डबल करेगी। तो वो कंपनियों में उसी सेक्टर में ढूंढे जहां वो प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स आती हो। जिस सेक्टर में प्रेडिक्टेबल नहीं है अर्निंग्स, वहां पे आप ढूंढने भी जाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं मार्केट मेंटोर में आज रात 9:57 पर। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईवी कारोबार को बड़ा बूस्ट मिला है। M&M के ईवी कारोबार में ब्रिटेन की BII 1925 करोड़ का निवेश करेगी। इस डील और ईवी स्पेस में आगे की योजना पर M&M के ग्रुप CFO मनोज भट्ट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी यतिन मोता ने। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, और महिंद्रा की जो बैलेंस शीट है, जो रीच है, उसके मुकाबले आपने एक छोटा निवेश जो है BII से लिया है, तो किस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे इसको रैंप अप किया जाएगा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की कितनी इक्विटी इस कारोबार में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट है उसमें आप निवेश करेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अतिन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखें तो हमारा जो प्लान है, पहले तो ये जो है ईवी पर्सनल व्हीकल एसयूवी, आई थिंक दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी। जो पहला स्टेप है, हम जो है कंपनी क्रिएट करने वाले हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग ईवी एसेट्स है इन दिस सेगमेंट वो पहले वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। और जो BII है जो काफ़ी रेप्यूटेड इंटरनेशनल फर्म है, दे विल पुट इन 1925 करोर्स। उसके बाद जो है हमने उसमें पहला मॉडल जो है हम अनवेल करेंगे सितंबर 22 और Q4 ऑफ दिस ईयर उसमें डिलीवरी स्टार्ट होंगी, ऐसे है हमारा करंट प्लान है। उसके बाद हम और 4 मॉडल उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें हमारा बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म भी आएगा। इस पे अब काफ़ी डिटेल में अगस्त 15 को बताएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा उस पर। बट कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट, बिटवीन F24 और F27 के बीच में हम 8,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। और उसमें से 1925 जो अभी BII से आया है, और वो उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स है, बिकॉज BII और हम साथ में इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनका जो गोल्स है ऑफ एक्चुअली ESG एंड क्लाइमेट चेंज, वो हमारे साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रेजोनेट करती है। तो अगर और लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स ऐसे हैं तो उसके लिए हम ओपन हैं। बट हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश जनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो है हम खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर अस एज फार एज दिस फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को। और दूसरा है डील स्ट्रक्चर के बारे में। जो डील स्ट्रक्चर है जिसमें सर्टन माइलस्टोन्स हैं वो F27 में मेजर होंगी। उस बेसिस पे द स्टेक फॉर BII विल वेरी फ्रॉम 2.75 to 4.76%। वो रेंज में उनका स्टेक होगा। बैलेंस जो होगा M&M ओन्ड होगा। तो इट इज़ एक्चुअली एज यू सेड छोटा स्टेक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है, बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेक है। और जो हम सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी एंड वी विल गेट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम देम इन द ESG एंड क्लाइमेट एरिया। आपने कहा इस कंपनी को सेपरेट करने का प्रोसेस आप करेंगे और ऑब्वियसली 8,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में करेंगे। तो ये जो 1925 करोड़ BII के आए हैं, उसके अलावा अगर बैलेंस अमाउंट आपको इन्वेस्टर्स से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, इसको ऐसे माना जाए, राइट? नहीं, उसमें हम डिसाइड करेंगे एट एवरी पॉइंट। सो इसमें हम प्री जज नहीं कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। हमारे पास एबिलिटी है कि फुल पैसा डाल दे, और अगर लाइक माइंडेड इन्वेस्टर आए और वैल्यूएशन भी ठीक हो तो वो भी ओपन है, और पार्शियल या फुल ऑल ऑफ दोज डिसीजंस आर ओपन स्टिल। और अब बात मल्टीप्लेक्स की करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्स कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। थॉर 4 की भारत में शानदार ओपनिंग हुई। वैसे पिछले कुछ दिनों से बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अच्छे रहे हैं। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों से मल्टीप्लेक्स के अच्छे दिन अब आते फाइनली दिख रहे हैं। सुमित के पास चलते हैं समझने के लिए कि इस बार मल्टीप्लेक्स कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं। सुमित, किस तरीके के नतीजे रहेंगे मल्टीप्लेक्स कंपनियों के? देखिए, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के लास्ट हाईएस्ट कलेक्शन थे, जिसको ब्रीच करके करीब 12,000 करोड़ के ऊपर ये कलेक्शन सब पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। और ये कलेक्शंस पहुंचने का सिलसिला आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए, और जो मूवीज हैं उनका कंटेंट भी ज्यादा इंप्रूव होकर आया, और इसीलिए ज्यादा बेहतरीन साइड पर ये नंबर्स क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Q1 के नंबर्स बेटर साइड पर रहेंगे। रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है, 2 साल के बाद इस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो टिकट्स की बिक्री है वो प्री कोविड जोन में आ गए, और वो भी तब जबकि टिकट के प्राइसेस को ऑलरेडी रिवाइज भी किया गया है। तो ATP यानी कि एवरेज टिकट प्राइसेस जो हैं वो और बढ़ाए गए हैं, जिससे इनके मार्जिन्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2-3 चीजें सबसे अच्छी रही इस पूरे स्पेस में। अगर आप पिछला पूरा क्वार्टर देखेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर ही सारी वो मूवीज आई हैं जिनका एक मेजर ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन रहा है। एक एक करके तमाम सूची आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले KGF 2 1000 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। KGF 2 के साथ साथ दक्षिण भारत की ही कुछ और मूवीज में, इसमें RRR करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन यहां देखने को मिला इसी क्वार्टर के दौरान। साथ ही साथ विक्रम रफली 300 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन यहां आया। भूल भुलैया 2 जैसी मूवीज जिसने करीब 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिखाया। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रॉसर्स इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। और अगर इसको और फर्दर सेग्रीगेट करेंगे तो जो ऑर्गेनाइज मल्टीप्लेक्स मार्केट है उसके 2 डोमिनेंट प्लेयर्स यानी कि PVR और आइनॉक्स, जो कि हायर लेवल से काफी ईज आउट भी नहीं हुए, 6% नीचे PVR और आइनॉक्स भी करीब 7% नीचे अभी कामकाज कर रहा है।
और रेवेन्यू ब्रेकअप वाइज देखा जाए तो इस क्वार्टर में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली तिमाही के अंदर करीब करीब 495 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू पीवीआर जनरेट कर सकता है मूवी टिकट से, रफली 277 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस से, और 55 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट कारोबार से शायद जनरेट कर सकते हैं। यानी रफली करीब करीब 895 करोड़ रुपए के आसपास की आय यहां पर आ सकती है। इसके अलावा आइनॉक्स की साइड से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर भी जो रेवेन्यू साइड होंगे वो करीब करीब 300-350 करोड़ रुपए के आसपास इस क्वार्टर में रह सकते हैं। टिकटिंग से, फूड बेवरेजेस से करीब करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास और 27 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू क्वार्टर के अंदर ये जनरेट कर सकते हैं। यानी ओवरऑल रेवेन्यू जो इनका रहेगा रफली 550 करोड़ रुपए के आसपास। और क्योंकि ये दोनों अब मर्ज भी हो चुके हैं तो एक बड़ा प्लेयर ऑलरेडी जनरेट कर चुका है, तो इस तरह के मासिव रेवेन्यू जनरेशन इस क्वार्टर के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद एक बढ़िया री रेटिंग की पॉसिबिलिटी इस स्पेस में होते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए। और अब बात अमेरिका की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गर्भपात बैन हो गया है। इसके बाद से महिलाएं कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अमेरिका में गर्भपात पर बैन को लेकर क्यों मचा है बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। बिल्डर फ्लैट बेच देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी को जमीन का मालिकाना हक देने में आनाकानी करते हैं। महाराष्ट्र रेरा ने ऐसे ही एक मामले में बिल्डर के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया है। क्या है कन्वीनियंस डीज का ये चक्कर और साथ ही क्या है आपके हक, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर स्थित रामनगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दरअसल रामनगर के ढेला नदी में एक अर्टिगा कार आज सुबह 5 बजे बह गई। इस कार में 10 लोग सवार थे। हादसे में सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बच पाई है, जिसे रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं, जो कि पंजाब के पटियाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस भीषण हादसे के बाद कार को रेस्क्यू करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। और अब बात ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की, जिनको सुप्रीम कोर्ट से आज थोड़ी राहत तो मिली है। उनके याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी जुबैर दिल्ली पुलिस के न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इसके अलावा जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। जुबैर न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही इस मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं के आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।